फैसले का काउंटडाउन। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों की, जहां पर उपचुनाव हुआ है, साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव की बहुत कुछ तस्वीर 1 बजे के बाद क्लियर होना शुरू हो जाएगी। मतगणना से पहले दोनों ही दलों, खासतौर पर अगर 28 सीटों की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। वहीं बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में एग्जिट पोल में कुछ जगह महागठबंधन को बढ़त दिखाई दे रही है, तो कुछ जगहों पर एनडीए। मध्य प्रदेश की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में दोनों ही दल जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि नतीजे किसके लिए दिवाली लेकर आते हैं, क्योंकि 14 तारीख को दीपावली है और उसके पहले यह फैसला आ रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। इससे पहले चर्चा शुरू करें, इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। बिहार में किसकी होगी सरकार? अब से कुछ ही घंटों के बाद इसके रुझान आना शुरू हो जाएंगे। 243 सीटों वाले प्रदेश में क्या नीतीश कुमार का जादू फिर से चलेगा या फिर आरजेडी सत्ता में आएगी? तो कल होने वाले नतीजे ही तय करेंगे। मध्य प्रदेश की सियासत भी नतीजों से ही कल तय होगी। मध्य प्रदेश उपचुनाव की 28 सीटें केवल भाजपा सरकार बचाने के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक भविष्य भी तय होगा। सीटों की संख्या से यह भी तय होगा कि भाजपा में सिंधिया की ताकत बढ़ेगी या घटेगी। दल बदल कानून से बचने के लिए इस्तीफा देकर पार्टी बदलने का फार्मूला कितना कामयाब हुआ? लोगों ने थोक में दल बदल करने वाले विधायकों को स्वीकारा या नहीं? तो वहीं दोनों ही दल जीत का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विशाल हृदय है। सिर्फ विकास के एजेंडे पर अगर कोई आने का इच्छुक है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, आए। हम किसी पे ना किसी की तोड़ते हैं, ना किसी को जोड़ते हैं, ना किसी को छोड़ते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी शिवराज जी के नीतियों से प्रभावित होकर अभी आए, धर्मेंद्र लोधी साहब आए, और भी आ सकते हैं, नहीं आ सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा एजेंडा किसी पार्टी में से लोगों को लेने का नहीं है। अगर उनको किसी को लगता है तो हमारा एजेंडा है कि उनको स्वीकार करिए, आगे चल के विकास के गंगा में उनको भी नहलाइए। भदौरिया तो बड़बोले लोग हैं, संपर्क में रहने से क्या होता है भाई? वो भी एमएलए हैं, जीत के आए हैं, विद्वान हैं। वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे उनका भविष्य भी बर्बाद हो, उनके क्षेत्र का भविष्य भी बर्बाद हो। जो सत्ता बनती दिखेगी, ये एक तरह से मान लो कि ये राजनीति के मापदंड हैं। जिसकी सत्ता बनती दिखती, निर्दलीय और छोटे दल के लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। बीजेपी को सिर्फ 8 सीटों की जरूरत है। बीजेपी का टारगेट कम से कम 20 सीटें हासिल करने का है। 20 से 25 सीट के बीच सीटों का आंकड़ा ही स्थायी सरकार दे सकता है, अन्यथा उसे बाहरियों का दबाव झेलना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस को 28 सीटों की जरूरत है। कम से कम 21 सीटें मिलने से कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। सीटें कम आई तो खरीद फरोख्त की आशंका है। बीएसपी, एसपी, निर्दलियों की पूछ परख बढ़ेगी। राजनीति संभावनाओं का खेल है। भले ही बीजेपी सत्ता बचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन चुनाव परिणाम कुछ मंत्रियों के पक्ष में नहीं आते हैं तो उन वरिष्ठ विधायकों का सितारा एक बार फिर बुलंद हो जाएगा, जिन्हें शिवराज कैबिनेट में जगह नहीं मिल सकी। वहीं बीजेपी को 20 से अधिक सीटें मिलती हैं तो शिवराज का कद तो बढ़ेगा। 10 से 15 के 20 सीटें आती हैं तो सरकार में फैसले करने में शिवराज का संगठन का दबाव ज्यादा रहेगा। बिहार में जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें कहीं महागठबंधन को सफलता मिलती दिखाई दे रही है तो कहीं एनडीए को बढ़त। बिहार का चुनाव दिल्ली की सियासत भी तय करेगा। नीतीश कुमार का कद बढ़ता है या फिर महागठबंधन बिहार से मजबूत होकर निकलता है, ये तो चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क।
तो फैसले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद घंटे बचे हैं जब फैसला सबके सामने होगा, चाहे मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों की बात करें या फिर हम बिहार चुनाव की बात करें। दोनों जगह जो फैसले हैं वो काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो फैसले से पहले जिस तरह से जुबानी जंग अभी भी जारी है, दावे वादे अभी भी किए जा रहे हैं, और दोनों के लिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों के लिए नतीजे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। बीजेपी के लिए इस लिहाज से कि जिस तरह से तमाम चेहरे दांव पर लगे हैं और हर चेहरे को अपने आप को साबित करना है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में एकमात्र चेहरा पीसीसी चीफ कमलनाथ का, जिनकी साख दांव पर लगी है और अभी भी लगातार दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस अभी भी कह रही है कि सरकार तो उसकी बनेगी, लेकिन बीजेपी के लगातार दावे हैं, लगातार वादे हैं कि विकास के मुद्दे पर जनता ने उसको वोट दिया है और एक अच्छे संख्या बल के साथ वो चुनाव जीतेगी। बिहार में एग्जिट पोल के जिस तरह से नतीजे आए हैं उसके अनुसार, हालांकि वो फाइनल रिजल्ट नहीं है, उसके अनुसार जिस तरह से आरजेडी आगे बढ़त बनाए हुए है। आज इसी तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराना चाहते हैं, तारुफ कराना चाहते हैं। हमारे साथ में हैं बीजेपी के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता धैर्यवर्धन शर्मा साहब। धैर्यवर्धन जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ में राकेश सिंह यादव जी, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, आपका स्वागत करते हैं राकेश सिंह जी। और वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी हमसे जुड़ रहे हैं। मधुकर जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले धैर्यवर्धन जी आपके पास में आता हूं, क्योंकि जिस क्षेत्र से आप आते हैं काफी महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में उस क्षेत्र की है। एक तरफ सबसे ज्यादा सीटें, दूसरी तरफ सबसे ज्यादा चेहरे। क्या कह रहा है ग्वालियर चंबल? ग्वालियर चंबल में बहुत रोचक मुकाबला हुआ है जी। की छवि खराब करने की कोशिश की गई जी। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे जी विधायक और मंत्रियों की जी। इसके बावजूद भी जनता का आशीर्वाद प्राप्त होकर दिखाई पड़ रहा है जी। मैं कोई बड़बोले कम से बचना चाहूंगा, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा जी। पर इतना तो तय है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व बहुतायत सीट जीतने का दावा कर रहा है और मीडिया की रिपोर्ट भी काफी सकारात्मक है। जिस प्रकार से आपके सर्वे हम लोगों को देखने को मिले हैं वो बहुत उत्साहवर्धक है और सरकार के स्थायित्व के लिए कहीं आवश्यकता से अधिक सीट हमको मिलने जा रही है, इसमें कहीं कोई संशय बचा नहीं है। मुझे लग रहा है कि शिवराज जी की सरकार बचे हुए कार्यकाल में स्थायी रूप से कार्य करते हुए मध्य प्रदेश की जनता के हित में विकास के नए सोपान स्थापित करेगी। यह कल का जो जनता का जनादेश समय प्राप्त होगा उससे स्पष्ट हो जाएगा। देखिए 16 सीटें हैं धैर्यवर्धन जी, कितनी संख्या बल, कितनी सीटें मिल रही है ग्वालियर में? क्योंकि तमाम सारे चेहरे दांव पर लगे थे। क्या उन चेहरों को आधार माना जाए या फिर अन्य चीजें जो बीजेपी के लगातार दावे किए जा रहे हैं कि विकास को देखकर जनता ने वोट किया है, उसको लेकर आप कह रहे हैं कि बेहतर परफॉर्मेंस ग्वालियर चंबल में बीजेपी का? देखिए, जहाँ तक परिणाम की बात है, जनता के देश में कोई नहीं बैठा है वोट दिया तो मतलब इस बार अंतिम समय में बड़ा चुप रहा है और किसको आशीर्वाद दिया है और ये सब कल पता लगेगा। अरे एक बात मैं बता देना चाहता हूँ बहुत सावधानी के साथ राजेश जी कि लगभग आधी सीट ऐसी हैं जो प्रथम दृष्टया भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट दिख रही है और बाकी की सीटों पर बेहद नजदीकी मुकाबला है और नजदीकी मुकाबला जहाँ होता है वहाँ वो कहीं पक्ष में भी आ सकता है, सारी की सारी सीट या कहीं और भी जा सकती है। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं जो उल्लेख करना चाहूंगा, कुछ सीटों पर मत प्रतिशत कम हुआ, पिछले चुनावों की तुलना में वोट कम बढ़ा है। वहाँ जरूर स्थिति चिंताजनक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिन्होंने वोट कम डाला तो कौन से मतदाता वो किस पार्टी के समर्थक थे, उनके वोट न डालने से कई चुनाव। चलिए धैर्यवर्धन जी, दोबारा आता हूँ। राकेश सिंह जी हमारे साथ में। राकेश सिंह जी, क्या कहेंगे? अभी भी कांग्रेस के लगातार दावे, हालांकि संख्या देखी जाए तो उस जादुई आंकड़े से कांग्रेस काफी पीछे है, लेकिन
दावों में अभी भी लगातार दम है, कितना भरोसा कांग्रेस को अभी भी? देखिए 100% भरोसा है, क्योंकि ये चुनाव था, सिर्फ इस बात के लिए चुनाव हुआ था कि चुनी हुई सरकार, एक विकासशील सरकार जो काम कर रही थी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उसको धोखे से गिराया गया। ये चुनाव पे कोई एजेंडा नहीं था, एक ही एजेंडा था कि गद्दारी और वफादारी। इस एजेंडे पे चुनाव हुए, इस एजेंडे पे वोट डले। जहां मतदान अधिक हुआ है वो साफ स्पष्ट है कि अगर मतदान अधिक हुआ है तो वो शिवराज जी का कार्यकाल पिछले 6 महीने का इतना अच्छा नहीं था कि उसके लिए जनता मतदान अधिक करने जाएगी उनको वापस मुख्यमंत्री बनाने के लिए। निश्चित तौर पर यह मतदान उन लोगों के खिलाफ था कि वो 25 लोग, वो चंबल में वो 15 लोग जिन्होंने पार्टी के साथ धोखा करा, वोटरों के साथ धोखा करा, लोकतंत्र के साथ धोखा करा, उनके खिलाफ ये मत था। तो निश्चित तौर पर ये मत अगर बड़ा है तो उनके खिलाफ में बड़ा, ये बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है, क्योंकि जनता का ये जो मत है इन्हीं सीटों पर सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। जिन सीटों पे कम मतदान हुआ है, जिनके अभी मेरे साथी चर्चा कर रहे थे, वहाँ अनेक कम मतदान होने की बहुत सारे वाद विवाद हैं, कानून व्यवस्था है, अन्य चीजें हैं, लेकिन वहां भी जो वोट प्रतिशत आप देखें जो कांग्रेस को मत मिले थे, क्योंकि ये जो 25 सीटें थी ये कांग्रेस की जीती हुई सीट थी, सभी सीट लगभग कोई 15,000 से लेके 65,000 तक जीती थी, कुछ 2-3 सीटों को छोड़ के जहाँ कम मतों से जीती थी वो 12-15 या 2,500 से। मैक्सिमम सीट जब कांग्रेस का वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा था, मतलब आंकड़ों में, तो वहाँ कांग्रेस के खिलाफ वोट जाना यह असंभव है, पहली चीज, क्योंकि अगर वोट प्रतिशत बढ़ा है तो वो बीजेपी के खिलाफ बढ़ा। दूसरी बात, बीजेपी का जो कमिटेड वोट है, जो हमेशा से बीजेपी में डलता था, वो इस बार 2% कम हुआ है। उसकी वजह साफ है कि जो कांग्रेस के बाकी उम्मीदवार थे उनको बीजेपी के कमिटेड वोट ने स्वीकार नहीं करा है, क्योंकि वो उनको कांग्रेसी स्वरूप में ही देखता है। सत्ता संघर्ष राजनीतिक दलों का आपसी है, राजनेता अपने हिसाब से बोलते हैं, लेकिन एक मतदाता जो कमिटेड मतदाता होता है किसी भी पार्टी का, वो अपने कैंडिडेट को देख के वोट देता है। तो किसी भी सूरत में ये कैंडिडेट बीजेपी के उन मतदाताओं के गले नहीं उतर पाए थे, क्योंकि ये 40-30 साल से कांग्रेसी थे और धोखा करके आज ये भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। चलिए राकेश जी, दोबारा आता हूँ। मधुकर द्विवेदी साहब हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार। मधुकर जी, किस तरह से देखते हैं मध्य प्रदेश की हम जिन 28 सीटों को लेकर बात कर रहे हैं और जिस तरह से दावे दोनों के हैं और जिस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ा है, बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है मतदान में, क्या लगता है ट्रेंड किस तरह से भाप पा रहे हैं 28 सीटों को आप? देखिए सक्सेना जी, दोनों पार्टियां जो दावे कर रही हैं अपनी जगह उनके दावे सही हो सकते हैं जी। स्वाभाविक तौर से राजनीतिक दल इससे ज्यादा और इसके अलावा कह भी क्या सकते हैं जी। सभी अपने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, छोटे दल भी जीत का दावा कर रहे हैं कि हम 7-8 सीटें तो हम ही झटक ले जाएंगे जी। मुझे लगता है कि अब तो सब चीजें एक अनुमान की रह गई हैं, 12-13 घंटे बचे हैं, तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी। लेकिन एक बात तो है, इस बार जो चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, इस चुनाव में भाषा का जो स्तर गिरा है, मुझे लगता है इधर कुछ, मैं तो दशक कहूंगा, कई दशकों में इस तरह की स्थिति नहीं बनी। मतलब सारी मर्यादाएं टूट गई। आरोप प्रत्यारोप लगाने में लोग इतने, एक तरह से कहिए, मैं तो कहूँगा निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल किया कि बहुत उसको अच्छा नहीं माना जा सकता। और दिग्गजों ने किया, जिन पर लोगों को है कि अरे ये दिग्गज है राजनीति के। देखिए, इस ऐसे उपचुनाव जो होते हैं उसमें मतदाता विकास और इन सब मुद्दों पर बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं होता है। जिस देश में, जिस राज्य में, जिस समाज में जाति के नाम पे वोट दिए जाते हैं, धर्म के नाम पे वोट दिए जाते हैं, पार्टियों में भी कई गुट होते हैं, राजनीतिक दलों में एक दूसरे को गिराने और उठाने की जो एक शाश्वत परंपरा है, मुझे नहीं लगता कि किसके मन में क्या है, कौन कहता क्या है, करता क्या है, अंदाज लग पाना मुश्किल है। हाँ, लेकिन मोटे तौर पे जिस तरह से वोटिंग हुई है उसको देखते हुए ये तो कहा जा सकता है कि संघर्ष कांटे का था। अब कांटे का संघर्ष में कई बार किसका पलड़ा भारी हो जाए, किसका कमजोर हो जाए, कुछ अनुमान लगा पाना मुश्किल है। चलिए, मतलब एक आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, अहम सवाल, जिस तरह से आपने बात की है कि जो भाषा का स्तर था बहुत निम्न स्तर पर था, तो क्या कन्वेंस करने, जनता को कन्वेंस करने के लिए पार्टियों के पास कुछ नहीं था? और यही कारण है कि पूरा जो चुनाव है व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और जिस भाषा की बात आप कर रहे हैं या फिर जिस भाषा का इस्तेमाल इस चुनाव में हुआ है, तो यही वजह रही है कि जनता को कन्विंस करने के लिए कुछ नहीं था?
नहीं, देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। कन्विंस करने के लिए मुद्दे थे जी। एक तरफ 15 साल वाली सरकार की असफलताओं की बात कांग्रेस करती थी, भारतीय जनता पार्टी 7 साल के सरकार की सफलताओं की बात करती थी। मुद्दे थे, और एक मुद्दा जो कॉमन मुद्दा था वो किसानों का था कि हमने किसानों के लिए ये किया, आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। मुद्दे थे, लोग सुनते भी थे, लेकिन भाषा का जिस तरह से प्रयोग होता था वो ताली बजाने के लिए, तालियां बजाने के लिए तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये कोई ऐसा मुद्दा था जिससे एकदम जनता जनार्दन पलट जाएगी और जनता का मन बदल जाएगा। कई शब्द ऐसे आए जो सुनने में भी अच्छे नहीं लगते। ये गद्दार, खुद्दार, इस तरह की भाषा वाली नहीं मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने कभी सुनी थी। ठीक है, स्थितियां परिस्थितियां थी जो कहने और कहलवाने के लिए लोगों को बाध्य करती रही, तालियां भी खूब बजती रही, जमावड़ा भी खूब होता रहा राजनीतिक दलों में, लेकिन इस तरह की शब्दावली को सुनने के बाद वोट कितने लोग देंगे और वास्तव में कितने लोग जो है वो इतने प्रभावित हो जाएंगे कि नहीं 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 बिल्कुल। जी, एक सवाल यहाँ पर एक और बनता है कि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास में तमाम सारे चेहरे थे, और ब्रांड के हिसाब से भी देखें तो चाहे हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, या तमाम सारे जो अन्य नेता मैदान में थे। अगर वही हम कांग्रेस की बात करें तो पीसीसी चीफ कमलनाथ का चेहरा था। क्या लगता है ये चेहरे जो बीजेपी के पास थे उसका बेनिफिट बीजेपी को ज्यादा दिखाई दे रहा है, या फिर कांग्रेस के लिहाज से सिर्फ एक ही चेहरा काफी था? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से सिर्फ कमलनाथ जी ही एक तरह से जूझते रहे, मोर्चा उन्होंने ही संभाल रखा था। ठीक है, दूसरे दिग्गज हैं लोग, उनका भी सहयोग रहा, समर्थन रहा, लेकिन अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो चेहरा वही रहे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कभी चेहरे या चेहरों को लेकर के चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी में एक सामूहिक नेतृत्व होता है, और वो नेतृत्व तय करता है कि किस तरह की दिशा तय की जाए चुनाव के दौरान। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि चूंकि ज्यादा अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे थे मध्य भारत से, जिसको आप ग्वालियर चंबल का इलाका मान, स्वाभाविक तौर से उसमें नेतृत्व सिंधिया जी का था। सिंधिया जी ने मेहनत भी की, लेकिन शिवराज जी एक तरह से ब्रह्मास्त्र तो शिवराज जी नहीं के ही हाथ में था। उनके प्रदेश अध्यक्ष भी सक्रिय रहे, पूरी टीम भाजपा की सक्रिय रही। कांग्रेस भी यद्यपि चेहरा कमलनाथ जी का था, लेकिन उनके साथ भी एक जन सैलाब होता था। ऐसा नहीं कि कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने कहीं कोई कमजोरी दिखाई, पूरी ताकत भी उन्होंने दिखाई। पर यह है कि मतदाता के मन में क्या होता है, आज का मतदाता तो सक्सेना जी ये है कि वो सेंटर में जाकर के, यानी बटन दबाने के पहले उसका मन मानस बदल जाता है। तो इसलिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन बिल्कुल दोबारा आता हूं मधुकर जी, दोबारा आता हूं अगले सवाल के साथ में। धैर्यवर्धन शर्मा साहब हमारे साथ में, बीजेपी प्रवक्ता। धैर्यवर्धन जी, क्या कहेंगे? चेहरों को चुनौती भी है, क्योंकि एक बड़े प्रोडक्शन के साथ बीजेपी मैदान में थी, दावा 28 सीटों का था, लेकिन अब जब कुछ समय बाकी है मतगणना को लेकर तो निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा है कि बेहतर प्रदर्शन बीजेपी करेगी। तमाम नेताओं से जिस तरह से मेरी भी बातचीत हुई, कई कैबिनेट मंत्रियों से मैंने भी चर्चा की, उन्होंने कहा कि बेहतर प्रदर्शन बीजेपी करेगी। वो बेहतर प्रदर्शन क्या है? और जिस तरह से अगर हम बात की जाए, मधुकर जी से वही बात कर रहा था मैं कि तमाम चेहरे चुनौती पर कितने कसौटी पर खड़े उतरते हैं, ये भी एक बीजेपी के सामने चुनौती। देखिए, हम बड़बोलेपन से बचना चाहिए जी, हम पे बढ़ा चढ़ा करके दावा नहीं कर रहे। पहले दावा 28 के थे का था जी, चुनाव दोनों पार्टियों ने स्वयं को झोंक करके लड़ा, पर हमारे नेता जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो कई दृष्टि से बहुत मायने रखता है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में ये सब कांग्रेस ने सीट जीती थी। भारतीय जनता पार्टी उससे बेहतर प्रदर्शन तो हर हाल में करने वाली है। पर मैं आपको जो बोल रहा हूँ, जो प्लस पॉइंट है हमारा वो ये है कि किसी भी जिले में आप देख लीजिए, लोग ये कह रहे हैं कि ये सीट बीजेपी की फाइनल है। दूसरी सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। तो कड़ी टक्कर वाला मामला तो कहीं भी झुक सकता है, पर लगभग आधी सीटों पर तो सीधे सीधे लोग गिरा रहे, और हमारे समर्थक, हमारे प्रशंसक उनको छोड़िया। ये मैं तो मीडिया की ओर इंगित कर रहा हूँ कि मीडिया ने अपने जो सर्वे है, उनका अपना जो अवलोकन है, उसमें उन्होंने आपको लगभग आधी सीट का संकेत कर दिया है।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत संयत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो भी सीट मिलने वाली है हमारी उपयोगिता, हमारी आवश्यकता से बहुत अधिक होगी और हमें धन्यवाद करने की परिस्थिति कल रहेगी जनता जनार्दन का कि सरकार के स्थायित्व के लिए उनका आशीर्वाद हमको मिलने वाला है। इसलिए हम कांग्रेस की तरह बड़बड़ापन नहीं दिखा रहा कि पूरी की पूरी 28 सीटें हमको मिलेगी। कांग्रेस के लोग तो एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को देने के मूड में नहीं लग रही, तो सीटें भी नहीं दे रहे हो, कह रहे हैं कि हमारी तैयारी भी अंदरूनी तौर पर काफी अच्छी है। जिस तरह से बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि कांग्रेस के कई जो विधायक अभी भी संपर्क में है, ऐसा ही पीसीसी चीफ कमलनाथ का भी बयान आया है। अतिथि सत्कार में हम कोई कमी नहीं करेंगे जी। यदि कांग्रेस के लोग खुद ब खुद पूर्व में अपने भाइयों की तरह कांग्रेस छोड़ करके आएंगे तो हम बाहें फैला करके उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि ये राष्ट्र निर्माण के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए, उस विधानसभा जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के लोगों की खुश मिजाजी के लिए। चलिए राकेश जी के पास आता हूँ सीधे। राकेश सिंह जी क्या कहेंगे? 28 का दावा अभी भी, लेकिन जिस तरह से धैर्यवर्धन शर्मा साहब कह रहे हैं कि बीजेपी बड़बोलापन नहीं दिखा रही है, लेकिन सीटें तो ज्यादा बीजेपी की ही आएंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्थिति में भी नहीं है कि बड़बोलापन को दिखा पाए, क्योंकि वो सरकार जो बनी है वो खरीद फरोख्त से बनी है, एक एक मतदाता जानता है। ये राष्ट्र निर्माण कैसा है, मेरी समझ से या कांग्रेस की समझ से भी परे है कि एक तरफ आप राष्ट्र निर्माण, भारत माता की जय, लेकिन राकेश जी पूरे चुनाव में खरीद फरोख्त के आरोप, राकेश जी पूरे चुनाव में खरीद फरोख्त के आरोप आपने बीजेपी पर लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इतनी संख्या में आपके विधायक मंत्री चले जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके संगठन पर, आपके मैनेजमेंट पर भी तो सवाल है? देखिए, जो संख्या में विधायक गए हैं वो किस तरीके से गए, सारी जनता ने, वो मतदाताओं ने देखा, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश ने देखा किस तरीके से गए। कैसे सीओर के एक रिसोर्ट में पहले मीटिंग होती है, फिर बेंगलुरु भागते हैं, ये सारी स्थिति आपने देखी। शिवराज जी यहाँ से लेकर बेंगलुरु तक कैसे दौड़ लगा। अरे तो उसके बाद भी तो जिसके ब्लड में कांग्रेस बसती थी वो भी चले गए, राहुल लोधी, जिसके ब्लड में कांग्रेस बसती थी। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो 25 तारीख को राहुल लोधी गए, उससे तो वो जनता के समक्ष ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में हार का डर है। इसलिए आप एक और तोड़ के कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे अगर सरकार ये जो हमारी अब अल्प मत में आने वाली है वो बच जाए। तो जनता ये सब समझने के बाद अगर वोट करा है तो मैं नहीं समझता कि मध्य प्रदेश का कोई भी मतदाता बिकाऊ है और वो इस तरीके से वोट करेगा कि जिन लोगों को खरीद फरोख्त करके वापस मंत्री बनाया, उनको वापस अपने उन्हीं क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी से उतारा, तो इसमें प्रजातंत्र का तो महत्व ही खत्म हो गया ना, लोकतंत्र का महत्व खत्म हो गया। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगेगा कि मैं बहुजन समाज पार्टी में चला जाता हूँ, 30 उधर चले जाएंगे, फिर क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्या करेंगे मतदाता, क्या करेगी कांग्रेस? तो आपको प्रजातंत्र कायम रखना तो 25 का हारना जरूरी है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस से समझाने में जनता को कामयाब रही है कि खरीद फरोख्त के चलते कांग्रेस की सरकार गिरी है और उसी के आधार पर जनता आपको वोट देगी? 100% कांग्रेस से समझाने में कामयाब रही है। कांग्रेस अपना संदेश मतदाता तक पहुंचाने में कामयाब रही है कि ये सरकार क्यों गिरी। एक अच्छी वाली सरकार चलते हुए अगर गिरी तो किस वजह से गिरी, अगर ये 20 लोग गए तो इनकी कौन सी अंतरात्मा जागी, ये सब जनता भी समझती है। वो भी खाना खाते हैं, उनको भी समझ में आता है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, पैसावाद क्या होता है, खरीद फरोख्त क्या होती है, नैतिकता क्या होती है, सब वो समझते हैं। उसके बाद वोट कराए। इसलिए कांग्रेस को उम्मीद है कि पूरी की पूरी सीट कंप्लीट सीट कांग्रेस। मधुकर जी के पास में आता हूं, बिहार चुनाव की भी बात कर लेते हैं। मधुकर जी, जिस तरह से अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो एग्जिट पोल जिस तरह से आरजेडी को आगे दिखा रहा है, वहीं अगर हम जेडीयू की बात करें तो स्थिति काफी खराब है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि शायद बीजेपी एक बेहतर परफॉर्मेंस वहां पर दिया है। क्या लगता है आपको नतीजों से पहले? देखिए सक्सेना जी, पहली बार हो रहा है कि सारे जो राष्ट्रीय चैनल है जी वो इस मामले में एक मत है जी। कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो कोई विपरीत परिदृश्य दिखाता हो। जब सब एक मत में है, इसका मतलब तो यही है कि सबका अनुमान है कि भाई इस बार परिवर्तन बिहार में हो सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो भीड़ का पैमाना है, इससे ये तय नहीं हो पाता कि मतदाता का मूड क्या है। लेकिन 15 साल के बाद परिवर्तन
क्या लोगों के मन में एक भाव तो आ ही जाता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। 15-15 साल हो जाते हैं, एक ही चेहरा, एक कुछ ही चेहरे देखते देखते मतदाता को भी लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की जो हवा है वो फिलहाल वर्तमान सरकार यानी नीतीश सरकार के अनुकूल तो नहीं कही जा सकती, लेकिन बड़ा राज्य है, जो सर्वे होते हैं वो बहुत सीमित मतदाताओं से बातचीत करके तय किए जाते हैं, इसलिए कोई एक प्रतिनिधित्व हो जाता है पूरे वर्ग का, पूरे समाज का, पूरी कास्ट का, ऐसा सर्वे में आधार नहीं बन पाता है। लेकिन अगर सर्वे एक तरह से सही रहे तो मुझे लगता है सवाल तो खड़ा हो गया है बिहार की वर्तमान सरकार को लेकर के। लेकिन अब देखिए वहां भी क्या होता है। अब सब चीजें आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से नेशनल चैनल जो है बिहार के चुनाव की तस्वीर पोल में आगे आरजेडी लगातार बढ़ी हुई है। और छोटे छोटे कमेंट्स धर्मेंद्र शर्मा साहब से भी ले लेते हैं और राकेश सिंह से भी ले लेते हैं। धर्मेंद्र शर्मा साहब क्या कहेंगे बिहार चुनाव को लेकर? एंटी इनकम्बेंसी के चलते बीजेपी को नुकसान। देखिए, मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, संभवतः आपने भी पढ़ी होगी जी। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ बताता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। इसके बावजूद 10 लाख नौकरियों के जाल में कहीं ना कहीं बिहार का मतदाता फंसता तो दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ये एमआई के पुराने फार्मूले को जिंदा करके और नौजवानों को भरगला करके चुनाव में समीकरण उन्होंने बनाए हैं। और नेशनल चैनल जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, उस पर उंगली अभी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लंबा कालखंड हो गया, हो सकता है लोग डूब गए हो। और अभी भी महिलाओं से आस है, अभी भी सुशासन की बात पर उनमें चुप मतदाताओं और उम्मीद है जो अपना मंतव्य प्रकट नहीं कर रहे, इसलिए बेहद नजदीकी मुकाबले बिहार में रहे। चलिए राकेश सिंह जी, क्या कहेंगे? महागठबंधन का आप हिस्सा है, वहां पर कांग्रेस हिस्सा है, किस तरह से आपको उम्मीद है? और वाकई जिस तरह से आरजेडी को बढ़त दिखाई दे रही है, कांग्रेस जाहिर सी बात है उत्साहित होगी इसको लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर कल वहाँ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार नई बनने जा रही है, जो बिहार का मार्ग बहुत प्रशस्त करेगी। और जो एमवाय समीकरण की बात है, वो महिला और यूथ का समीकरण है, जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं समझ पाई है, क्योंकि नीतीश जी ने यूथ को दरकिनार कर दिया था। उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है कि एक युवा 30-32 साल का युवा उस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो चलिए, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। राकेश सिंह यादव जी आपका, धर्मेंद्र शर्मा साहब आपका और वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी आपका। तो कुल मिलाकर चाहे बिहार चुनाव की बात करें या फिर हम बात करें मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर जहां पर कल मतगणना होगी, छत्तीसगढ़ भी उसमें शामिल है क्योंकि मरवाही में वहां पर भी उपचुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी कई सीटों पर उपचुनाव हुआ है, सभी जगह कल मतगणना होगी। खासतौर पर लेकिन जिस तरह की जंग बिहार में देखी गई, हालांकि आम चुनाव है वहां पर विधानसभा के, दूसरी तरफ अगर मध्य प्रदेश में भले ही उपचुनाव है 28 सीटों पर, लेकिन आम चुनाव से कम नहीं। देखना होगा किस तरह की तस्वीर, किस तरह के समीकरण कल मतगणना के बाद दिखाई देते हैं बिहार में और मध्य प्रदेश में या अन्य जगहों पर। इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।